नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा का गुब्बार अब शांत है, सो वक्त यात्रा की ठोस उपलब्धियों पर विचार का है। संदेह नहीं है कि यात्रा धूम धड़ाके में हुई। प्रवासी भारतीयों में नरेंद्र मोदी का चौतरफा जादू दिखलाई दिया। भारत के मीडिया ने इसको जमकर प्रचारित किया। अमेरिकी नीति निर्धारकों पर इसका असर हुआ, यह बात प्रधानमंत्री से मिलने आए अमेरिकी सांसदों की संख्या से जाहिर हुई है। संभव है ओबामा प्रशासन में धारणा बनी हो कि नरेंद्र मोदी लोकप्रिय और मजबूत नेता है। प्रधानमंत्री ने अपने को लगातार व्यस्त रखा। विकास और अमेरिका से बेहतर रिश्ते के अपने एजेंडे पर वे लगातार काम करते रहे। इससे अमेरिकी प्रशासन और थिंक टैंक में प्रधानमंत्री को लेकर नए सिरे से नापा तोला गया होगा। ध्यान रहे, इन बातों का अमेरिका में बहुत मतलब है। अमेरिकी लीडरशिप अपनी रीति नीति में देश विशेष के नेता को बारीकी से जांचती है। राष्ट्रपति ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो राय बनाई होगी, उसी से आगे वहां रिश्तों पर काम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सोच, अपना एजेंडा और अपनी संजीदगी का ओबामा प्रशासन को बेबाकी से एहसास कराया है। इसलिए उम्मीद है कि दोनों देशों के रिश्तों में अब ठोस कदम उठेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका साझेदारी में रोजमर्रा का सहयोग है। व्यवहार का ये साझापन मामूली नहीं है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में फेरबदल करेंगे। 6 महीने के कामकाज का आकलन करने के बाद कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकता है और कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। सरकार के जानकार सूत्रों का कहना है कि 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। भाजपा के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे के निधन, 2 अहम मंत्रालय संभाल रहे अरुण जेटली की बीमारी, 6 महीने में मंत्रियों के कामकाज और 2 राज्यों के चुनाव नतीजों के मिले जुले असर से बदलाव की तैयारी है। इसके अलावा दिसंबर में होने वाले 2 राज्यों के चुनावों को भी ध्यान में रखकर नया चेहरा लाने की सोच बनी है। बताया जा रहा है कि अगर चुनाव के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन की सरकार बनाने की जरूरत पड़ी तो शिवसेना का एक और मंत्री मोदी सरकार में शामिल होगा। शिवसेना के अलावा भाजपा सांसद हंसराज अहीर के मंत्री बनने की चर्चा है। गौरतलब है कि कोयला खदान आवंटन की गड़बड़ियों को उजागर करने और अदालत तक ले जाने में उनका अहम रोल था। ऐसे ही अगर हरियाणा में चुनाव बाद इनेलो से तालमेल हो जाए तो उसे भी एक मंत्री पद दिया जा सकता है। झारखंड में चुनाव देखते हुए वहाँ से एक मंत्री बनाया जा सकता है और एक मंत्री बिहार से बनाए जाने की संभावना है। 2 राज्यों के चुनाव नतीजे आने से लेकर नवंबर के तीसरे हफ्ते में शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले तक ये बदलाव हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.5 दशक तक भाजपा की सहयोगी रही शिवसेना पर सीधा हमला नहीं करेंगे। उन्होंने हालांकि कहा कि बाला साहब ठाकरे के प्रति सम्मान दिखाने के लिए वे शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से शिवसेना हमले कर रही है, उसे देखते हुए पूरी तरह से चुप रहना संभव नहीं होगा। इसलिए मोदी इशारों में शिवसेना को निशाना बनाएंगे और भाजपा के प्रदेश के नेता मुद्दों के आधार पर उस पर हमला करेंगे या उनके हमलों का जवाब देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि शिवसेना के प्रति नरमी रणनीतिक है। पहले दिन के भाषण में मोदी ने हमला किया था। उन्होंने शिवसेना को हफ्ता वसूलने वाली पार्टी करार दिया था, लेकिन बाद में नुकसान होने की संभावना में सद्भाव दिखाना शुरू किया। मोदी किस तरह इशारों में हमला करेंगे, इसका संकेत भी उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सभाओं में भीड़ देखकर विपक्षी डर गया है। जाहिर तौर पर उनका इशारा उद्धव ठाकरे की ओर था, जिन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में मोदी की लहर है तो उनकी इतनी रैलियां क्यों कराई जा रही हैं। इसी तरह उन्होंने शिवसेना से स्पष्ट दूरी दिखाते हुए ये भी कहा कि गठबंधन का दौर खत्म हो गया है और भाजपा को अकेले बहुमत दे। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि जिन्होंने साथ छोड़ा है उनके साथ फिर आने का सवाल नहीं है। सरदार पटेल के बाद अब महात्मा गांधी की विरासत हथियाने के सवाल पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ गई है। अभी तक कांग्रेस के नेता इस बात से परेशान थे कि नरेंद्र मोदी गुजरात में सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने जा रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर उन्होंने पटेल की विरासत हथियाने की कोशिश की है। लेकिन अब गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की शुरुआत करके और अगले 5 साल में गांधी की 150वीं जयंती तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य तय करके मोदी ने गांधी की विरासत को भाजपा
के करीब ला दिया है। तभी कांग्रेस ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने लेख लिखकर साबित करने की कोशिश की है कि मोदी की मुहिम बुनियादी रूप से गांधीवादी सिद्धांतों के खिलाफ है। कांग्रेस के दूसरे नेता ने महात्मा गांधी की हत्या का मुद्दा फिर से उठाकर भाजपा और संघ को घेरने की कोशिश की है, लेकिन मोदी और आरएसएस दोनों पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जिस आरएसएस पर कांग्रेस गांधी की हत्या का इल्जाम लगाती रही है, उसने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के कवर पर गांधी की फोटो छापी है और स्वच्छता अभियान का समर्थन किया है। दूसरी ओर मोदी ने गांधी की विरासत हथियाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस को गांधी या उनके आदर्शों से नहीं बल्कि गांधी छाप नोटों से प्यार है। कांग्रेस को चिंता है कि अगले 5 साल तक स्वच्छता अभियान के बहाने गांधी के नाम का जाप करेंगे और इससे उन्हें गांधी की विरासत हासिल करने का मौका मिलेगा। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस विवादित जमीन सौदे को मंजूरी दी है, जो कि चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। गौरतलब है कि आज मीडिया के एक सेक्शन में खबर आई है कि हरियाणा सरकार ने वाड्रा की कंपनी और रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी डीएलएफ के बीच हुए एक जमीन सौदे को मंजूरी दे दी है। इस सौदे को आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने गैरकानूनी करार दिया था। इसका जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता होने के बावजूद कल दामाद को जमीन दी गई। उन्होंने हुड्डा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जानते हैं कि चुनाव के बाद कुछ नहीं दे पाएंगे, इसलिए पहले ही दे दिया। मोदी ने कहा कि हुड्डा पर इस फैसले के लिए ऊपर से दबाव डाला गया होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि डंडा ऊपर से आया होगा। खेमका ने इस जमीन का म्यूटेशन रद्द कर दिया था, लेकिन इस साल जुलाई में गुड़गांव के उपायुक्त ने इस सौदे को कानूनी बताते हुए कहा था कि डीएलएफ के पास जमीन का मालिकाना हक है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोदी के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि वे तथ्यात्मक रूप से गलत कर रहे हैं। शिवसेना ने बाल ठाकरे के प्रति सम्मान दिखाने वाले नरेंद्र मोदी के बयान को खारिज कर दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि जब कुछ सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा ने शिवसेना की पीठ में छुरा भोंक दिया, उस समय बाला साहब के प्रति सम्मान कहा गया था। शिवसेना ने यह भी पूछा है कि हिंदुत्व के आधार पर बने गठबंधन को तोड़ने से पहले आपने बाला साहब के बारे में क्यों नहीं सोचा। गौरतलब है कि मोदी ने कल अपनी एक सभा में कहा था कि वे बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं, इसलिए वे शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर टिप्पणी करते हुए सामना में लिखा गया कि मोदी कहते हैं कि वे बाल ठाकरे का सम्मान करते हैं, इसलिए शिवसेना पर कुछ नहीं बोलेंगे। हम भी प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से हुई भारी गोलाबारी में 5 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 29 घायल हो गए हैं। पाकिस्तान की ओर से यह संघर्ष विराम के उल्लंघन की सबसे बड़ी घटना है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल के प्रवक्ता ने आज बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू के अरनिया सेक्टर में 10 अग्रिम चौकियों और गांवों को निशाना बनाकर रविवार की रात से फायरिंग शुरू की। बीएसएफ का कहना है कि पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के भारी गोलाबारी की और मोर्टार से गोले दागे। स्थानीय पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में 5 लोगों के अलावा बड़ी संख्या में मवेशी मारे गए हैं। घायल हुए लोगों का जम्मू में इलाज चल रहा है। सीमा पर खतरे के इलाके वाले गाँवों को खाली कराया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलाबारी का भारतीय जवानों ने भी जोरदार जवाब दिया है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सीमा पर संघर्ष विराम की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि जिस तरह का माहौल वह दोनों देशों के बीच पैदा कर रहा है, उससे दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य करने में निश्चित रूप से मदद नहीं मिलने वाली है। संघर्ष विराम की लगातार हुई घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर जेटली ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पर तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती अरुण जेटली को आज ही अस्पताल से छुट्टी मिली है। उन्होंने सीमा पर की घटनाओं के बारे में कहा कि लोगों को आश्वस्त रहना चाहिए। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और हर कार्रवाई का मुस्तैदी से जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके अपनी ही पार्टी के नेताओं की आलोचना का निशाना बने शशि थरूर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अगर वे केंद्र सरकार के किसी एक काम का समर्थन करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वे भाजपा के हिंदुत्व की नीति का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि उनको कांग्रेसी होने और भारतीय होने का गर्व है। थरूर ने जोर देकर कहा कि वे भाजपा के नहीं बल्कि भारत के समर्थक हैं। गौरतलब है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर थरूर ने एक बार उनकी तारीफ की थी। उसके बाद मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में जिन 9 लोगों को जोड़ा, उसमें उन्होंने थरूर को भी शामिल किया। थरूर ने पीएम का यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इसे लेकर उनके प्रदेश केरल की कांग्रेस कमेटी ने उनकी आलोचना की है और उनको नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से बचने के लिए कहा है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। जापान और चीन के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री बनी है, उस मुकाबले अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा से उनकी बात के कई फर्क है। अमेरिका से रक्षा, सामरिक, आतंकवाद, राजनीति, अफगानिस्तान आदि के मुद्दों पर सहयोग की जमीन बनी है। दीर्घकालीन दृष्टि से बातचीत हुई। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर जो गुबार उठा था वो अब बैठ गया है। इसलिए अब इस बात का आकलन किया जा रहा है कि दोनों देश आपसी संबंधों में कैसे आगे बढ़ेंगे। कई जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री की 5 दिन की अमेरिका यात्रा के दौरान बराक ओबामा के साथ हुई बातचीत में जिन मुद्दों पर सहमति बनी उस पर आगे बढ़ने का ब्लूप्रिंट मोदी के लौट आने के बाद बना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 2 दिन के लिए अमेरिका में रुक गए थे। उन्होंने ओबामा प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारियों से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की जमीनी रूपरेखा तैयार की है। ओबामा और मोदी के साथ बातचीत में किसी तरह से विवाद के मुद्दों को पीछे छोड़ा गया। कुछ मसलों पर बात हुई लेकिन अमेरिका ने भारत पर दबाव नहीं डाला। इराक और सीरिया में चल रही लड़ाई में भारत नहीं शामिल होना चाहता है, यह बात अमेरिका को पता थी, इसलिए उसने दबाव नहीं डाला। भारत में मानवाधिकारों को लेकर हल्की फुल्की चर्चा हुई। गुजरात के 12 साल पुराने दंगों के संदर्भ में इस मुद्दे को उठाने की वकालत अमेरिका की कई संस्थाएं कर रही थी, लेकिन ओबामा ने इससे परहेज किया। जाहिर है कि बराक ओबामा पिछले विवादों को दरकिनार करके और भारत के हितों को समझते हुए द्विपक्षीय रिश्तों को आगे ले जाने की सोच रखते हैं। असल में अमेरिका की ज्यादा दिलचस्पी कारोबारी है। वह भारत में अपनी कंपनियों के लिए कारोबार के बेहतर अवसर चाहता है। खुदरा कारोबार में एफडीआई की अनुमति चाहता है। दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों पर उसकी नजर है। वह अपने हथियारों और लड़ाकू विमानों के लिए भारत में बड़ा बाजार देख रहा है और उससे ऊपर वह चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाने में भारत की एक बड़ी भूमिका देख रहा है। लेकिन सवाल है कि इस सब के बदले में भारत जो चाहता है क्या अमेरिका वह देने के लिए तैयार होगा। भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ 2008 में हुई असैन्य परमाणु संधि को अमली जामा पहनाया जाए, लेकिन अमेरिकी कंपनियां दुर्घटना की स्थिति में जवाबदेही के प्रावधान को लेकर सहमत नहीं हो रहे हैं। भारत अपनी आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका में बराबरी का बर्ताव चाहता है, जबकि अमेरिका के कई राज्य संरक्षणवादी नीतियां अपना रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के वापस लौटने के बाद भारत की वहां क्या भूमिका होगी यह भी दोनों के बीच तय होना बाकी है। इसमें संदेह नहीं है कि भारत और अमेरिका दोनों के सरोकार साझा हैं और आने वाले दिनों में दोनों देशों को मिलकर काम करना है, लेकिन उससे पहले कुछ व्यवहारिक मसलों पर दोनों को लचीला रुख दिखाना होगा। कारोबारी, सामरिक और कूटनीतिक तीनों मोर्चे पर नरेंद्र मोदी फैसला करने में सक्षम नेता हैं। यह बात अमेरिका को पता है, इसलिए उसने आगे बढ़कर मोदी के प्रति खूब सद्भाव दिखाया है, लेकिन वह बिना कुछ दिए भारत से कुछ हासिल करना चाहता है। यह शायद नहीं हो पाएगा। दोनों देशों को द्विपक्षीय साझा मसलों के साथ साथ बहुपक्षीय मुद्दों पर और विश्व की कूटनीति में साथ मिलकर आगे बढ़ना है, तो दोनों को लचीला रुख अपनाना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भारत अमेरिका रिश्तों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ओबामा ने अपना साझा विजन बताते हुए कहा कि चले साथ साथ। अपना मानना है कि दोनों को कहना चाहिए था कि चल पड़े साथ साथ। यह नहीं होना रिश्तों में संकल्प की कमी का प्रमाण है। गर्मजोशी है, लेकिन भारत अमेरिका दोनों के रिश्ते अमेरिका ब्रिटेन या अमेरिका जापान जैसे नहीं बन पा रहे हैं। क्या आगे उम्मीद की जाए? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में कोई नई जमीन तैयार हुई है क्या? कुछ विश्वास का, कुछ कामकाज का नया आधार बना है क्या? देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री और बराक ओबामा के बीच में एक तारुफ कराने वाली विजिट थी और इसमें जो पुराने मामले फंसे हुए थे, जो एक छवि बनी हुई थी नरेंद्र मोदी की यूनाइटेड स्टेट्स में वीज़ा की कंट्रोवर्सी के चलते हुए और गुजरात के संदर्भ में, उसमें मैं समझता हूँ कुछ क्लैरिफिकेशन हुआ है और उसमें भारत को एक नए स्वरूप में प्रधानमंत्री पेश करने में सफल हुए। इस बात को मानना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि वहाँ ऑप्टिक्स बड़े अच्छे थे, सिंबलिज्म बहुत था और सिंबलिज्म की बहुत अहमियत होती है डिप्लोमेसी में। दो देशों के बीच में संबंध होते हैं, उनमें बहुत अहमियत होती है, लेकिन उसके साथ साथ सब्सटेंस, ठोस काम, ठोस वादे, वो क्या हैं, उनमें थोड़ी कमी थी। लेकिन हम अपेक्षा ये करते हैं कि आने वाले महीनों में, कुछ सालों में वो ठोस काम और ठोस वादे भी कार्यान्वित होंगे, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जापान गए उस वक्त वहाँ से इन्वेस्टमेंट के वादे लेके आए। उसी तरह से जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिंदुस्तान आए, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट के वादे किए।
लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी कोई इन्वेस्टमेंट का वादा नहीं है। लेकिन ये बात सही है, कुछ सेक्टर्स को देखा गया है, उन पे नज़र दौड़ाई गई है कि किन सेक्टर्स में उनकी टेक्नोलॉजी, उनका एक्सपीरियंस भारत के काम आ सकता है, और उसमें कुछ व्याख्या है जॉइंट स्टेटमेंट जो आई है। इसमें विनोद जी, भारत की तरफ से जो पुराने मुद्दे, जो मसले हैं, वो भारत की तरफ से कुछ ठोस पहल होनी बाकी थी, उसमें कुछ जरा संकेत ठीक मिल रहे हैं, अनुकूल कुछ तैयारी हुई, या अमेरिका के जो की तरफ से जो पेच है वो कुछ जरा ढीले होते हुए लगते हैं? देखिए, 2-3 जो मुद्दे थे वो काफी उलझे हुए थे। एक तो WTO में जो बातचीत चल रही है जी। और जो फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है जिसपे कि भारत को ऑब्जेक्शंस हैं, और भारत चाहता है कि जो पीस क्लॉज है जो 4 बरस का है उसको बढ़ाया जाए और कुछ व्याख्या की जाए WTO के फोरम पर कि जो लोग अपनी फूड सिक्योरिटी के बारे में जो मुल्क चिंतित हैं, उन मुल्कों को क्या समाधान मिलेगा, उन मुल्कों को क्या रिलीफ मिलेगा। एक तो ये मुद्दा था जिस पे बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि WTO में ये मसला अब किस करवट बैठेगा। दूसरा, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे अमेरिकन कंपनीज को भारत से ऑब्जेक्शंस हैं, क्रिटिसिज्म है हमारा, उस पे क्या बातचीत हुई, उसके बारे में भी आने वाले वक्तों में पता चलेगा। और जो भारत की तरफ से ये हमेशा मन में खलिश रही है कि अमेरिका जो है वो जो आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा है वो अपने हिसाब से लड़ रहा है, और उन सब मुल्कों के हिसाब से नहीं लड़ रहा जो मुल्क अमेरिका के पहले से दोस्त अमेरिका के पहले से इसके विक्टिम हैं। और उस संदर्भ में जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा आश्वासित हूं, उसमें कुछ ठोस चीज हुई है। मैं आश्वासित हूं थोड़ा सा उसमें कि जो सैंक्शंस लगाई गई प्रधानमंत्री की विजिट के बाद, जो तंजीमें हैं अलकायदा, हरकतुल मुजाहिदीन जिसके की सरगना फजल रहमान खलील है, हिजबुल मुजाहिदीन, और डी कंपनी पे सैंक्शंस लगाई हैं, उससे ये आशा बनती थोड़ी सी कि कल को जब एक्सट्रेडिशन का सवाल आएगा, क्योंकि माना यह जाता है कि वो जो क्रिमिनल है, वो जो आतंक का सबसे बड़ा सौदागर है, वो पनाह लेके बैठा हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी ये बार बार मना करते हैं कि हमारे पास वो नहीं है। तो कितनी हमारी और यूनाइटेड स्टेट्स की इसमें जॉइंट एफर्ट्स हो सकती हैं जिसके चलते हमारी ये चिंता दूर हो। दूसरा, इसके अलावा जो रक्षा रक्षा समझौते को लेकर, सहयोग को लेकर अवधि बढ़ना, और सामरिक मामलों पर क्या कुछ एक समझ बनी है आपसे? एक बात व्यासी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो एशिया पैसिफिक का हवाला दिया गया है जॉइंट स्टेटमेंट में, और वहां पर जो टेंशन्स हैं, और हम चाहते हैं कि इस रीजन में चीन सागर का इलाका जो हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन बना रहे, और जो साउथ चाइना सी है जहां पर की टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है वियतनाम और चीन के बीच में और मुल्कों के बीच में, और जहां पर भारत जो है, भारत की तेल कंपनियां वियतनाम के साथ समझौते में जुटी हैं, और उसी तरह से जापान के जो अंदेशे हैं चीन के लिहाज से, तो हमारे प्रधानमंत्री जब जापान गए थे तो उन्होंने चीन को एक एक्सपेंशनिस्ट पावर बोला था, नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका एल्यूशन, उनका इंडिकेशन वही था। तो जब हम अमेरिका के साथ ऐसे संबंध बना रहे हैं, और उसके साथ साथ जापान और वियतनाम जैसी मुल्कों के साथ बना रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम UNGA के मार्जिन्स पे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिल रहे हैं, तो उस सब के चलते, इस नए गठबंधन के चलते, अगर ये गठबंधन बनता और इसके जो इंडिकेशन मिलते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस हमारे वो आगे क्या सोचा, उस पर क्या तैयारी है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। क्योंकि एक बात आप मान लीजिए कि जब हम इन लोगों के साथ अपने संबंध मजबूत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे संबंधों में खटास बनी रहती है, जहां तक चीन का संबंध है या पाकिस्तान का संबंध है, तो ये जो नया अलायंस हम रच रहे हैं, इसका हमारे खित्ते में, साउथ एशिया में और एशिया में ऑन द होल क्या इम्प्लीकेशन होगा। एक अंदेशा ये भी है कि कहीं शीत युद्ध दोबारा वापस कोल्ड वॉर वाली स्थिति में हम कहीं न उलझे। लेकिन तो ये इसको लेकर क्या लगता है आपको कि सचमुच में इस दौरान जो बातचीत हुई, इसमें कुछ दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कुछ गैर विचार हुआ, जो एक्स्ट्रा टाइम 90 मिनट या जो कुछ हुआ? देखिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब भी मिलते हैं तो उनके बीच में जब वो सैर करने निकले लॉन्स पे या
उनको वो मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल में ले गए बाराक ओबामा साहब। उस दौरान उन दोनों के बीच में जो बातचीत है वो तो तीसरे आदमी को नहीं पता। ये बात सही है कि जब प्रधानमंत्री लौटे होंगे तो उन्होंने अपने ऑफिस के लोगों को उसके बारे में बताया होगा और उसको दर्ज किया गया होगा इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में पीएमओ की, लेकिन वो क्या बातचीत हुई है उसके बारे में हमें वो नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन क्योंकि एक इसमें सीक्वेंस नजर आता है, एक संकेत मिलते हैं कि कुछ जरा एक सामरिक या स्ट्रेटेजिकल कुछ विचार हुआ है, ये एक संकेत तो मिलते हुए लगते हैं। हम एक बड़ी कठिन स्थिति में साउथ एशिया में हैं। हमारे लंबे बॉर्डर्स चीन और पाकिस्तान के साथ है और उन लोगों से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ताल्लुकात हमारे अच्छे हों, उसके साथ साथ हम नए ताल्लुकात बनाएंगे और ख़ासकर ये जब इंडिकेशंस मिलती हैं कि इजराइल की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस हमारी होमलैंड सिक्योरिटी के क्षेत्र में और हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के क्षेत्र में जब उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है और उसके साथ साथ अमेरिका की भी बढ़ रही है, तो उसके चलते चीन का क्या रिएक्शन होगा, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा और रशिया का क्या रिएक्शन होगा, जो कि हमारे ये सब सामरिक एरिया में आते हैं। तो ये इस पे मैं समझता हूँ कोई आकलन करने में अभी थोड़ा जल्दी होगा। हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि मेज पर आखिर में क्या फैक्ट्स आते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग झलकती है भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और जापान के बीच में, भारत और वियतनाम के बीच में और भारत और इजराइल के बीच में। जी विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।